नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार जो हमारा भारत देश है वो अंग्रेज़ों से किस तरीके से आज़ाद हुआ, यानी हमें आज़ादी कैसे मिली। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आप सभी को हमारे भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार हमारा जो भारत देश है वो कैसे अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। तो देखिए, भारत देश की आज़ादी के बारे में बहुत तरह की बातें आपने भी सुनी होंगी, इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा, और ये भी इतिहास में बताया जाता है कि भाई कि इस व्यक्ति की वजह से हमें आज़ादी मिली या इसकी वजह से आज़ादी मिली या किसी एक व्यक्ति की वजह से, विशेष की वजह से आज़ादी मिली, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज़ादी किसी भी एक व्यक्ति की वजह से हमको नहीं मिली। आज़ादी में लाखों करोड़ों लोगों का योगदान रहा, तब जाके हमें अंग्रेज़ों से क्या मिली, आज़ादी मिली। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में ना जाने कितने लोग ऐसे मारे गए, ऐसे गुमनाम लोग रह गए जिनको इतिहास में जगह तक नहीं दी गई है, यानी उनका नाम तक नहीं आता है, उनका लोग नाम भी नहीं जानते हैं। लाखों करोड़ों लोग, शायद मैं कहूँ तो ये बात कहीं ना कहीं तक गलत साबित नहीं होगी कि लाखों लोगों ने अपनी प्राण की बलि लगा दी थी हमारे देश को क्या कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। देखिए, तो अंग्रेज़ों से, जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे देश के लोग धीमे धीमे होना शुरू हो गए थे, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा था कि ये लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं वो ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग धीमे धीमे होना स्टार्ट हो गए थे। तो जगह जगह कई तरह के विद्रोह स्थानीय रूप से देखने को मिले, जैसे एक बिरसा मुंडा का नाम आता है, या दक्षिण भारत में कई लोगों ने अपनी अपनी जगह प्रयास किया, या एक बार सन्यासी विद्रोह हुआ, लेकिन उनको इतिहास में ज़्यादा स्थान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं हो पाए थे, कुछ छोटे लेवल पर ही हो पाए थे, ठीक है। लेकिन भारत की आज़ादी के लिए जो सबसे बड़े पैमाने पर जो क्रांति छिड़ी थी वो छिड़ी थी 1857 ईस्वी की क्रांति। इसीलिए इसको इतिहास में भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहला विद्रोह भी कहा जाता है, या सबसे पहली लड़ाई कहा जाता है जो आज़ादी के खिलाफ लड़ी गई भारत के लोगों के द्वारा। तो इस क्रांति के बारे में देखिए, यहाँ से कई चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस क्रांति की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी को। और कहाँ से हुई थी? मेरठ से। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है मेरठ, वहाँ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी को। कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि 1857 की ईस्वी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी, ठीक है। अब इस क्रांति को किन लोगों ने अंजाम दिया और कैसे ये क्रांति शुरू हुई, उस पर देखिए जिक्र करते हैं। तो हमारे देश में एक व्यक्ति थे, मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। और मंगल पांडे उस समय अंग्रेजी सेना के रूप में काम करते थे, यानी वो एक सेनापति थे, सिपाही थे अंग्रेजी सेना में, बैरकपुर छावनी में। तो वहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, एक ये नया डिसीजन लिया था कि उनकी एक पुरानी बंदूक थी ब्राउन बेस, जो बहुत लंबे समय से एक प्रयोग होते हुए आ रही थी। तो अंग्रेजों ने उस बंदूक के स्थान पर एक नई बंदूक शुरू करी जिसका नाम रखा था एनफील्ड राइफल। वो नई बंदूक स्टार्ट करी थी एनफील्ड राइफल नाम की, यानी ये बंदूक को हटा दिया था सेना से लेके और इसको शुरू करा दिया था। लेकिन अब ये जो एनफील्ड राइफल नाम की जो बंदूक थी, जो दी गई थी सेना को, इसके अंदर क्या था, इसके जो कारतूस होते थे उनको पहले मुंह से खोलना पड़ता था। और ये जो कारतूस होते थे, उन कारतूस के अंदर ऐसा इतिहास में लिखा गया है कि सूअर और गाय की चर्बी का यूज किया जाता था। जब ये वाली बात भारत के सैनिकों को पता लगी जो अंग्रेजी सेना में शामिल थे, तो उन्होंने उस कारतूस को अपने मुंह से खोलने से साफ इनकार कर दिया था कि हम इस कारतूस को अपने मुंह से नहीं खोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर सूअर का मांस और गाय की मांस की चर्बी क्या हुई है, लगी हुई है, इस तरीके से। तो इसका विद्रोह यहाँ से धीमे धीमे स्टार्ट हुआ। और इतिहासकारों ने तो ये तक लिखा है कि ये जो बंदूक जो चेंज करी थी और उस बंदूक के जो मतलब अंदर जो उसमें भरते थे गोला बारूद, या इस तरीके से जो बंदूक की गोली होती थी, तो उसको पहले मुंह से खोलने की वजह से ही इस क्रांति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो मंगल पांडे सबसे पहला व्यक्ति था जो अंग्रेजों के खिलाफ इसने इस जंग को क्या किया था, शुरू किया था। अब ऐसा नहीं है कि अकेले मंगल पांडे ही 1857 की क्रांति में भाग ले रहे थे। अब 1857 की क्रांति धीमे धीमे एक बड़े लेवल पे आ गई थी, और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? लक्ष्मीबाई, ये भी इस क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। तात्या टोपे, ये भी नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहेब, कुंवर साहेब और बेगम हजरत महल, ये सभी लोग
अपने अपने क्षेत्रों से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और इन लोगों ने उस समय ऐसा लगभग माहौल देश में बना दिया था कि लोगों को ये लगने लगा था कि शायद अब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन इस क्रांति में ये कुछ लोग थे जो बहुत ज़्यादा पावर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी राजा थे जो अंग्रेजों से लड़ने के बजाय उनका साथ दे रहे थे और उनका इतना ज़्यादा साथ दे रहे थे कि वो धीमे धीमे अंग्रेजों के पक्ष में होता हुआ चला गया और 1857 में हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हो पाया। यदि उस समय जितने भी राजा महाराजा उस समय रहे थे, यदि सारे राजा महाराजा एक हो गए होते तो यकीन मानिए इतिहास में बताया जाता है कि हम 1857 में ही अंग्रेजों से आज़ाद हो जाते। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कुछ लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन कुछ लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के बजाय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो ये थी 1857 की क्रांति। देखिए अब हम आगे समझते हैं। अब यहाँ तक 1857 की क्रांति जो हुई थी वो लगभग विफल हो चुकी थी और उस क्रांति की विफलता से भारत के जो बुद्धिमान लोग थे, यूँ कहें जो जननायक थे उस समय, तो उनको ये समझ में आ गया था कि जब तक हम कोई एक संगठन नहीं बनाकर तैयार करेंगे तब तक हम शायद भारत से आज़ादी नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ से फिर एंट्री होती है दादा भाई नौरोजी की। ये एक तरीके से यूँ समझिए कि भारत की आज़ादी के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे थे कौन? दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने क्या किया, 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। अब यहाँ से पता है क्या हुआ, जब संगठन बन गया तो धीमे धीमे लोग जुड़ने शुरू हुए और जब लोग जुड़ने शुरू हुए तो लोगों को अपनी बातों को आपस में एक दूसरे को समझाने में आसानी होने लगी, क्योंकि अलग अलग जब तक रहेंगे तब तक समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। तो यहाँ से लोग जुड़ने शुरू हुए और धीमे धीमे संगठन मजबूत होता हुआ चला गया और लोग, भारत के जो अलग अलग बिखरे हुए लोग थे वो धीमे धीमे संगठित होते चले गए। अब देखिए यहाँ से क्या होता है। अब क्या होता है, सन आता है 1885 का। 1885 एक अंग्रेज था जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ये अंग्रेज व्यक्ति के कहने पर और उसमें 72 भारत के लोग शामिल थे, तो इन्होंने एक तरीके से एक पार्टी की स्थापना करी जिसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये वही पार्टी है जो आज तक चल रही है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1885 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम ने कहा था और 72 भारत के लोग शामिल थे, तो सब लोगों ने मिलकर एक पार्टी की स्थापना करी जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ से क्या होता, देखिए इस पार्टी की स्थापना से पता है हुआ क्या, जो बिखराव था ना भारत के लोगों में, वो भारत के लोग धीमे धीमे एक होने लगे इस पार्टी की स्थापना से। मतलब लोग जुड़ने लगे और जब लोग जुड़ने लगे तो लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगी, भाई योजनाएं बनने लगी कि भाई कैसे अंग्रेजों को यहाँ से देश से क्या करा जाए, निकाला जाए। ये सारी बातें चलती रही धीमे धीमे, ठीक। अब इसी दौरान अलग अलग समय अंतराल में कई तरह की संगठन हमारे देश में बने, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, तो ब्रह्म समाज की स्थापना या मान लो आर्य समाज की स्थापना अलग अलग लोगों ने, जो लोग उस समय रहे, जैसे राजा राम मोहन राय रहे थे तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। ऐसे बहुत सारे समाजों की क्या हुई स्थापना। इन सबका उद्देश्य बस सिर्फ यही था कि समाज को इकट्ठा करके रखना, और समाज को इकट्ठा करके यदि हम रखेंगे तो हमें इसका फायदा अवश्य मिलेगा अंग्रेजों के खिलाफ कार्यवाही में, ठीक है। अब यहाँ से धीमे धीमे फिर एंट्री होती है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ही भारतीय इतिहास के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। क्यों ये इतने बढ़िया व्यक्ति रहे हैं? क्योंकि इनकी दूरदर्शिता बहुत ही स्पष्ट थी। इन्होंने अपने भारत के लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी इंडस्ट्री उद्योग स्थापित करने में। इन्होंने फिर तरह तरह के कारखाने शुरू करा दिए, सूती वस्त्र कारखाने देश में शुरू हो गए थे। मतलब इनका मानना ये था कि हमें जब तक हम दूरदर्शिता के साथ नहीं रहेंगे तब तक शायद हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो इन्होंने संगठन भी मजबूत बनाया और देश की आर्थिक स्थिति को भी धीमे धीमे अंग्रेजों पर निर्भर ना करके खुद देश को क्या बनाया, आर्थिक मजबूत बनाने का काम इन तीनों लोगों ने किया था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने। अब यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से 1905 में एक लॉर्ड कर्जन थे अंग्रेज, उन्होंने
बंगाल का विभाजन कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि बंगाल जो है बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था उस जमाने में हमारे भारत का। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया और फिर यहाँ से आज़ादी की जो चिंगारी थी वो घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी अब भारत के लोगों के अंदर आज़ादी की जो भूख थी वो धीमे धीमे बढ़ने लगी थी। अब देखिए इससे आगे की घटना को समझते हैं। अब एक घटना हुई थी, खुदीराम बोस नाम के व्यक्ति को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा 11 अगस्त 1908 को। अब ये क्यों इतनी फेमस घटना है इतिहास में? देखिए फांसी तो बहुत लोगों को दी गई, लेकिन खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था भारत के इतिहास में, और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। तो इनको फांसी दे दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे कम उम्र का कौन सा व्यक्ति था जिसको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी? ठीक है, तो खुदीराम बोस। अब क्या होता देखिए, इस घटना के बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ें भारतीय इतिहास में होती रही धीमे धीमे। अब 1912 में अंग्रेजों ने ये डिसीजन लिया कि हम अपनी राजधानी को अब कोलकाता में नहीं रखेंगे। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। तो अंग्रेजों ने ये निर्णय लिया कि अब हम भारत की राजधानी को कहाँ शिफ्ट करेंगे? दिल्ली में शिफ्ट करेंगे। तो 1912 में दिल्ली भारत की क्या बना दी? राजधानी बना दी अंग्रेजों के द्वारा। एक ये घटना फेमस है। अब यहाँ से सन आता है अब 1915 और तारीख है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को जो हमारे देश के सबसे महान नेताओं में गिने जाते हैं, ये यूँ कहें कि इतिहास में उनका सबसे बड़ा नाम है महात्मा गांधी। वो दक्षिण अफ्रीका को छोड़ के भारत लौटे आए थे हमेशा हमेशा के लिए भारत में रहने के लिए। कौन सी तारीख थी वो? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से छोड़ के भारत को वापस आ गए थे। ठीक है, अब इसके बाद 1916 में होता है लखनऊ का अधिवेशन। अब इस अधिवेशन में देखिए दो चीज़ें मुख्य रूप से हुई थी। मैंने अभी पीछे बताया था कि सन 1907 में भारतीय जो कांग्रेस है वो दो जगह बट गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल में वो नेता थे जो चाहते थे कि आज़ादी हमें लड़ाई करके मिलेगी, जबकि नरम दल में वो नेता थे जो चाहते थे कि हम आज़ादी बिना लड़ाई के लेंगे, मतलब खून खराबा नहीं करेंगे हम। तो 1917 में कांग्रेस क्या जगह बट गया था? गरम दल और नरम दल में। तो अलग अलग रहे, लेकिन उनके विचारों में कुछ झगड़ा था, विचार नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन बाद में फिर वो दोनों 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था तो दोनों दल आपस में मिल गए थे, गरम दल और नरम, यानी कांग्रेस दोबारा से एक हो गई थी। और इस 1916 के अधिवेशन में एक घटना और होती है कि यहाँ पे स्थापना होती है मुस्लिम लीग की। किसकी? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1916 में ही स्टार्टिंग में इन्होंने भी अपनी घोषणा कर दी थी कि अब हम एक अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। अब तक देश में सिर्फ एक ही पार्टी चलती थी, कांग्रेस, और यहाँ के बाद दो पार्टी देश में बन गई थी, एक मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था कांग्रेस के किसी अधिवेशन में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आगे क्या होता है। अब 1917 में बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी ने अपने भारत में यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद सबसे पहला आंदोलन किया था बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी ने। और इस आंदोलन में क्या था कि यहाँ पे अंग्रेज ना भारत के किसानों से नील की खेती करवाते थे उस समय, और उन्होंने कह रखा था कि आपको 15% जमीन पर, यानी 3 कट्ठा पद्धति चलती थी वहाँ पे, तो 3 कट्ठा जमीन पर आपको क्या करनी पड़ेगी? नील की फसल बोनी पड़ेगी। और नील की फसल बोने से ना जो मिट्टी होती थी वो उपजाऊ नहीं रहती थी, यानी उसके बाद उसमें और कोई फसल नहीं उगाई जाती थी, जमीन बंजर बन जाती थी। तो इसका आंदोलन हुआ था बहुत तगड़ा, और 1917 में आंदोलन में भाग लिया महात्मा गांधी ने, और आखिरकार उस परंपरा को क्या कराया? उन्होंने समाप्त कराया। अब देखिए क्या होता है। अब तारीख आती है 19 मार्च 1919। यहाँ रॉलेट एक्ट भारत आ जाता है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट भारत आ गया। और इस रॉलेट एक्ट की खास बात ये थी कि ये एक ऐसा कानून था कि इसमें किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी चार्जशीट दाखिल करे, यानी बिना किसी वजह के, यूं कहें कि अपनी मन मर्जी से अंग्रेज लोग किसी के भी खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे और किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकते थे। इसलिए इसको बिना दलील बिना वकील का एक्ट भी कहा गया था। और इस एक्ट का बहुत ही भयंकर विरोध पूरे देश में हुआ था, रॉलेट एक्ट का। चाहे वो हमारा लाहौर के अंदर विरोध हुआ हो, और लाहौर के विरोध में फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस एक्ट का फायदा उठाते हुए हमारे देश में उस समय दो फेमस लोग थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की मतलब उनकी गिरफ्तारी कर ली थी अंग्रेजों ने, उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को
अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी। तो उस बहुत बड़ी सभा में होता क्या है कि एक बहुत ही हरामी अंग्रेज, जिसको कहते हैं हम जनरल डायर, तो वो आता है और वो उस सभा में जितने भी लोग शामिल थे उन पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। और उससे ये रिजल्ट निकलता है कि वहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में बेगुनाह मासूम बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे लोग क्या करे गए, मारे गए। और ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग मारे गए। और इस घटना से इतने बहुत सारे लोग दुखी हुए कि महात्मा गांधी ने अपना मान सम्मान वापस लौटा दिया था जो अंग्रेजों ने उन्हें दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी जो उन्होंने दी थी। यानी एक तरीके से इस घटना के बाद देश में एक हलचल सी मच गई थी और इस घटना के बाद अंग्रेजों का जो विरोध था वो और ज़्यादा तेज हो गया था। अब देखिए आगे का समझते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। यानी महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था कि भाई अब कोई व्यक्ति अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करेगा। फिर क्या होता है कि वो आंदोलन बहुत ही बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया आंदोलन हो रहा था। अब एक घटना होती है 5 फरवरी 1925 को, जिस घटना का नाम रखा गया चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा नाम की जगह पर घटना होती है गोरखपुर जिले में 5 अगस्त 1922 को। इसमें होता क्या है कि 22 लोगों को वहाँ की जो भीड़ है वो इकट्ठा करके एक थाने में बंद कर देती है और उनको आग लगा देती है। और आप यकीन मानेंगे 22 के 22 लोग उस घटना में जिंदा जल गए थे। कितने लोग? 22 लोग। अब इस घटना से गांधी जी हो गए बहुत ज़्यादा दुखी। गांधी जी ने कहा कि यदि आप इस तरीके से अहिंसा करेंगे तो फिर मैं आंदोलन नहीं करूंगा। और गांधी जी ने चौरी चौरा घटना से परेशान होकर, दुखी होकर 13 मार्च 1922 को वो जो आंदोलन शुरू किया था असहयोग आंदोलन, उसको महात्मा गांधी ने अब करने से मना कर दिया कि भाई अब मैं इस आंदोलन को नहीं करूंगा। और आंदोलन को जब उन्होंने करने से मना कर दिया था, 13 मार्च 1922 को मना नहीं किया था, वो पहले मना कर दिया था उन्होंने। इस घटना से परेशान होकर गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया। अब आंदोलन जब बंद हो गया तो गांधी जी के खिलाफ भारत के लोग हो गए। भारत के लोगों का ये कहना था कि भाई आपने आंदोलन क्यों बंद करा? आंदोलन आपको पूरे देश में बंद नहीं करना था, क्योंकि घटना तो केवल चौरी चौरा में हुई थी। लेकिन गांधी जी ने पूरे देश में आंदोलन बंद कर दिया तो गांधी जी के खिलाफ लोग हो गए। अब तो लोग गांधी जी को गाली देने लगे। यानी जो लोग गांधी जी के फेवर में थे वो सबके सब लोग महात्मा गांधी के क्या हो गए? खिलाफ। और महात्मा गांधी के जैसे लोग खिलाफ हुए, अंग्रेजों ने तुरंत इसका फायदा उठाया और अंग्रेजों ने 13 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में डाल दिया। क्योंकि अब उन्हें पता था कि इनके लोग खिलाफ हैं, कोई बचाने आएगा नहीं। तो 13 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके। अब क्या होता है, महात्मा गांधी बहुत चालाक आदमी थे। महात्मा गांधी ने क्या करा, वहाँ पे सिर्फ उतना ही खाना खाते थे जितना जीवन जीने के लिए जरूरी हो। और कम खाना खाने की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत धीमे धीमे बिगड़ने लगी। शरीर एकदम कमज़ोर पड़ गया, बिल्कुल ऐसे धीमे धीमे चलने लगे, बोलते भी बिल्कुल धीमे धीमे थे। तो अंग्रेजों को ये लगने लगा कि यार कहीं महात्मा गांधी अगर जेल में मर गए तो बवाल पड़ जाएगा देश में बहुत ज़्यादा। तो अंग्रेजों ने इस बात को जान लिया था कि शायद महात्मा गांधी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो अंग्रेज डर गए थे इस बात से कि अगर जेल में किसी वजह से महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई तो बहुत तगड़ा बवाल हो जाएगा देश के अंदर। तो उन्होंने उस डर की वजह से 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी को क्या कर दिया था? जेल से छोड़ दिया था, रिहा कर दिया था। अब देखिए ये घटना तो लगातार चल ही रही है। अब यहाँ से एंट्री होती है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों की एंट्री यहाँ से होती है। इन लोगों को ये लगने लगा था कि आज़ादी हमें अब शायद प्यार से नहीं मिलेगी, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा से लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जो लोग थे, कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब लोग चाहते थे कि भाई लड़ाई जो है, लड़ाई लड़ने से ही मिलेगी हमें आज़ादी, प्यार से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने एक अपना संगठन बनाया। और संगठन बनाने के लिए देखिए पैसे भी चाहिए होते हैं, कुछ हथियार भी खरीदने होते हैं, क्योंकि लड़ाई हाथों से तो लड़ी नहीं जाएगी। तो इन्होंने क्या करा, 9 अगस्त 1925 के दिन एक ट्रेन थी सरकारी खजाने से भरी हुई जो सहारनपुर से लखनऊ को जा रही थी, और काकोरी नाम के स्टेशन पे इन लोगों ने उस ट्रेन को लूट लिया, पूरा खजाना लूट लिया था।
और ये घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से क्या हुई, फेमस हुई। इसमें कुछ लोग पकड़े भी गए, राम प्रसाद बिस्मिल इसमें पकड़े गए थे, अशफाक उल्लाह खां और भी बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। बाद में उनमें से कुछ लोगों को अंग्रेजों ने फांसी लगा दी थी और कुछ लोगों को जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया था, यानी आजीवन कारावास दे दिया था। अब देखिए होता क्या है यहाँ से। अब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। इस साइमन कमीशन का इतना तगड़ा विरोध देश में हुआ था कि बहुत तगड़ा, पूरे देश में विरोध होने लगा। और उसी विरोध के चलते चलते 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक रैली निकल रही थी साइमन कमीशन के विरोध में। और लाहौर में रैली निकलने के साथ उस समय एक अंग्रेज अधिकारी था, इसका नाम था स्कॉट। कौन? स्कॉट। उसने मौका देखकर लाला लाजपत राय पे अपने सैनिकों को लाठी चलाने के लिए कह दिया और उन्होंने इतनी लाठियां चलाई कि लाला लाजपत राय वहां पे क्या हो गए, बेहोश होकर गिर गए और उनका 1-2 दिन इलाज चला और उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? लाला लाजपत राय की, स्कॉट की लाठियों की चलने से। अब इस बात से भगत सिंह बहुत ज़्यादा नाराज हुए कि भाई इन्होंने लाला लाजपत राय को मार दिया। तो भगत सिंह ने इनका बदला लेने की सोची और बदला लेने की सोची तो इन्होंने क्या करा, 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स को मार डाला। किसको मार डाला? सैंडर्स को गोली से। मारना तो ये चाहते थे किसको? स्कॉट को, लेकिन स्कॉट के चक्कर में सैंडर्स मारा गया, क्योंकि वैसे भी अंग्रेज सब देखने में एक जैसे होते हैं। सुबह सुबह का समय था, ठंड का मौसम था, कोहरा पड़ रहा था, तो एकदम उन्हें स्पष्ट नजर नहीं आया कि स्कॉट है या सैंडर्स है। उन्होंने स्कॉट को गोली मार दी। और इस घटना के बाद अंग्रेज लोग थोड़े से टेंशन में आ गए थे कि भाई अब क्या करें। खलबली मच गई थी अंग्रेजों में, क्योंकि ये बहुत बड़े उस समय अधिकारी थे अंग्रेजों के, सैंडर्स। और किसने गोली मार दी थी? भगत सिंह के टीम ने, भगत सिंह ने मिलकर। अब यहाँ से क्या होता है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह पहुंचते हैं दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में, जहाँ पे असेंबली चल रही थी, जहाँ पे बहुत सारे जज वगैरह बैठे रहते हैं। और उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के संग खुद मिलकर भगत सिंह ने बम फेंके। और वो बम ऐसी जगह फेंके गए थे जहाँ पे लोग नहीं बैठे थे, खाली वाली सीटों पे। उन बम फेंकने का उद्देश्य ये था कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, जो मतलब इनके जो जज वगैरह हैं, उन्हें हम लोगों की परेशानी सुनी जाए कि भाई आप हकीकत देखो क्या हो रहा है, ये लोग कितना अत्याचार कर रहे हैं। तो ये घटना यहाँ से आगे बढ़ती रही। अब देखिए यहाँ से आगे से समझते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और वो 24 दिन की यात्रा पूरी करके 6 अप्रैल 1930 को पहुँचते हैं दांडी नामक स्थान पर। और वहाँ पे जाने का उनका मकसद इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर एक कानून बना रखा था, टैक्स लगा रखा था, उसको समाप्त करवाना। और उन्होंने वहाँ पे जाकर खुद नमक बनाया और नमक कानून को क्या कर दिया, तोड़ दिया था। अब यहाँ से एक घटना जो भारतीय इतिहास में शायद सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक है, वो घटना होती है 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 के दिन सुखदेव और भगत सिंह और राजगुरु, इन 3 लोगों को क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये फांसी की जो डेट थी वो 24 मार्च को तय हुई थी, लेकिन अंग्रेजों को इतना डर था, और ये जो फांसी हुई थी इनको लाहौर की जेल में हुई थी, तो उन्हें इतना डर था कि यदि हम इनकी फांसी देते हैं तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, तो यहाँ पे हंगामा होने के चांस हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, वहाँ पे चालाकी करके 23 मार्च 1931 की रात को ही उनको फांसी दे दी। और जब उनको फांसी दे दी तो अब उनकी डेड बॉडी का क्या करा जाए। तो उनको डर था कि यदि हम रात में लेके भी जाते हैं तो हंगामा होगा, आग जलेगी, क्या होगा, और किस तरह से ले जाया जाए। तो आपको मैं हकीकत बता दूं, यहाँ से इतना गलत कार्य अंग्रेज लोगों ने किया था कि इन तीनों के शरीर को पहले जब इनकी फांसी लगा दी थी, फांसी लगाने के बाद जब इनकी बॉडी मतलब डेथ हो गई, उसके बाद तीनों के शरीर को 3-3 टुकड़ों में काटा गया था। आप यकीन माने 3-3 टुकड़ों में, और उसके बाद बोरे में भर के गाड़ी के द्वारा इनको ले जाया गया था। और फिर लाहौर के पास से जो नदी बहती थी वहां पर जाके रात में ही इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। और रात में अंतिम संस्कार होते हुए देख जब आग निकली, धुआं निकला, तो आसपास के गांव के लोग भाग आए थे। और फिर अंग्रेज उस समय इतना डर गए थे कि इन तीनों की बॉडी को अध जला छोड़ के उस नदी में बहा के क्या हो गए थे, भाग गए थे वहां से छोड़ छाड़ के। तो ऐसे ऐसे मतलब जघन्य अपराध अंग्रेजों ने हमारे यहाँ लोगों के साथ किए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत बड़ी हेल्प एक तरीके से इसने की भारत को क्या कराने में, आज़ाद कराने में अंग्रेजों से। ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, 24 मार्च 1940 को एक अलग राष्ट्र की मांग करता है मुस्लिम लीग।
मुस्लिम लीग ने ये कहा कि हम अपना एक अलग राष्ट्र चाहते हैं, एक अपना अलग देश चाहते हैं। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान नाम का एक अलग देश चाहिए अपना। मुस्लिम लीग ने ये वाली मांग कब करी? 24 मार्च 1940 को। अब इसके बाद फिर और घटनाएं होती रही। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो नाम का प्रस्ताव पारित किया गया और सारे लोग इसमें क्या हुए? सहमत हुए। जब इस तरीके से चलती रही तो 3 जून 1947 को भारत के विभाजन का माउंटबेटन नाम के व्यक्ति ने एक योजना बनाई कि भाई इस तरह से हम भारत का क्या करेंगे? विभाजन। तो उसने बताया कि हम 2 जगह आपके भारत को बांटेंगे, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो और फिर लास्ट में उस योजना पे 18 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश का साम्राज्य था उस समय, उसने क्या कर दिया? अपने हस्ताक्षर कर दिया। इसने मंजूरी दे दी कि ठीक है अब हम भारत को आज़ाद कर देते हैं, लेकिन इस शर्त में हम आज़ाद करेंगे। तो आज़ादी के टाइम पे ये शर्त रखी गई थी कि जो रियासत जिस देश के साथ जुड़ना चाहे वो जुड़ सकती है। और इस प्रस्ताव के साथ ही लास्ट में जाके 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली, यानी हमारा देश अब अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया था। लेकिन यहाँ से देश में इतने ज़्यादा दंगे, इतनी ज़्यादा अराजकता फैली कि एक तरीके से देश में अफरा तफरी का माहौल मच गया था, जहाँ से देश को डिवाइड किया गया था। तो फिलहाल ये थी हमारे देश की आज़ादी की कहानी। वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं बताने को, लेकिन वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं बाकी आगे की चीज़ें कभी मौका लगेगा तो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और यदि समझ में आई हैं तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। और हम वैसे भी 9th और 10th वाले बच्चों के लिए इस पर जो उनकी मैथ साइंस रिलेटेड वीडियो हैं वो पढ़ाते रहते हैं। और यदि आपने उस नहीं देखा तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।